गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय साइंस एकेडमी। होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। सो स्टार्ट करते हैं कल से लेकर अभी तक के जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स आ रखी है उसके एनालिसिस, डिस्कशन और रिवीजन के साथ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा इसीलिए आपके एग्जाम के लिए। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत टाइम से हम कवर कर रहे हैं, हर एक एंगल कवर कर रखा है। वंस अपॉन ए टाइम की बात है जब एडीआर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा था कि जो 90% जो भी कॉर्पोरेट डोनेशन हो रहे हैं वो बीजेपी को जा रहे हैं, ऐसा एडीआर का रिपोर्ट आया था। ये वाली रिपोर्ट हमने पढ़ी ही थी कि कुछ टाइम बाद फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया किसको, इलेक्टोरल बॉन्ड को। फिर एसबीआई को कहा कि आपके पास जो भी डाटा है रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड कि किस कंपनी ने कितने बॉन्ड परचेज किए, कितने की बॉन्ड परचेज की, किस पार्टीज ने कितने बॉन्ड से कितना पैसा लिया, हर एक जो भी डाटा है आप उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दो। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि आप इसको अपने वेबसाइट पर डाल दो। चलो ठीक है। फिर क्या हुआ, एसबीआई ने कहा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत लेंथी प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं सर नहीं दे सकते हैं। तो एसबीआई ने बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे दे दिया इलेक्शन कमीशन को डाटा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट पे। देखा है आपने? अगर देखा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देखा है तो जाके देखिए। इस तरह के जो गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स होती है ना वो देखना चाहिए, बहुत इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो दो पार्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड की जो डाटा है वो आई है, ठीक है। एक जो पार्ट है उसमें जितने भी कंपनीज हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस किया है उनका नाम है, उनके लिस्ट है, कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस किया है वो लिखा हुआ है। दूसरे में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास कितने पैसे गए हैं, कितनी तारीख को गए हैं, ये मेंशन्ड है दो पार्ट में, ठीक है। चलो ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एसबीआई को कहा कि देखिए आपने डाटा तो रिलीज कर दिया बट आपने ये नहीं बताया कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कंपनी ने कितने पैसे दिए। ये कौन बताएगा? ये भी आप ही को बताना है, बताइए, ठीक है। तो इसी कंटेक्स्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड न्यूज में है, हर एक एंगल डील कर रखा है। जो बचा है वो भी डेवलपमेंट अभी पढ़ लेंगे। फिलहाल टेक्निकल बातें जानना होगा। ये जो क्रोनोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया बताया वो मुझे नहीं लगता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट होगा, बट आपको जानना चाहिए। ये टेक्निकल बातें इंपॉर्टेंट होगी। आप बताइए इसमें से दो स्टेटमेंट दे रखा है रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड, आपको बताना है कौन सा सही विकल्प है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मैंने बताया स्ट्रक डाउन कर दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड को। क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड? आप अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देने चाहते हो, ठीक है। आपको पैसे देना है तो आप जाओगे कहाँ, एसबीआई के पास, और एसबीआई आपको एक पर्ची देगी, एक प्रॉमिसरी नोट देगी और उस पर लिखा रहेगा आपका अमाउंट जो आप अपने पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहते हो। तो आप गए कहाँ, एसबीआई के पास, एसबीआई ने आपको दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड। जो भी आप पैसे देना चाहते हो, मान लो आप 1000 देना चाहते हो तो 1000 का पर्ची कटवा लिया। आप इस पर्ची को लेके आप अपनी जो भी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है ना आपकी, आप वहां जाओगे उनको दे दोगे। तो स्ट्रीमलाइन कर दिया प्रोसेस को, बैंक इंक्लूडेड है यहाँ पे, कैश पेमेंट नहीं है। तो ये है इलेक्टोरल बॉन्ड, ओके। तो इसी के रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दे रखा है। पहला स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्या ये राइट टू इंफॉर्मेशन को अंडर आर्टिकल वायलेट कर रहा था? क्या इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया स्ट्रक डाउन? बिल्कुल कर रहा था। ये जो प्रॉमिसरी नोट है इसमें डोनर का कोई ब्यौरा नहीं होगा, नहीं पता चलेगा कि किसने पैसे लिए, क्या डोनेशन, बिल्कुल एनोनिमस रहेगा ये। इसी को देखते हुए बोला गया कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट कर रहा है। अगर किसी को जानना होगा, किसी भी सिटीजन को जानना होगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन सी कंपनी कितने पैसे दे रही है, नहीं जान पाएगी। और ये राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट कर रहा था, इसी रीजन से इलेक्टोरल बॉन्ड को स्ट्रक डाउन कर दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, सही है। ये जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल याद रखना है, ओके। चलो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो प्रॉमिसरी नोट है ये डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं लगता है इस पे। मैंने कुछ बोला क्या इंटरेस्ट को लेके? ये जो प्रॉमिसरी नोट है आप पॉलिटिकल पार्टी को ना दे करके अपने पास रख लोगे तो क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पे? ऐसा होता है क्या? नहीं, नहीं होता है। और ये सही भी कह रहे हैं, डू नॉट कैरी। अगर कैरी कहता तो हम कहते कि ये स्टेटमेंट गलत है, बट यहाँ तो पहले से कह रहा है कि डू नॉट कैरी, तो ये तो स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है? सही विकल्प पूछ रहा है। तो क्योंकि दोनों ही विकल्प सही है तो हमारा ऑप्शन होगा बोथ 1 और 2, ओके। एक और दो दोनों ही सही है। जो भी मैंने कहानी बताई ना, क्रोनोलॉजी बताई ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, या आधा अधूरा डाटा मत दीजिए हमें। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
टेक्निकल बातें जान लेते हैं जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 2017 में अंडर फाइनेंस बिल लाया गया था, इलेक्टोरल बॉन्ड, और इंप्लीमेंट हुआ था 2018 में। 5 डिनोमिनेशन में आप पैसे निकलवा सकते हो, पर्ची कटवा सकते हो इलेक्टोरल बॉन्ड की, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। आप जो डाटा आई है ना उसमें जाके देखना, मतलब कहीं भी आपको नहीं दिखेगा 5,000, 6,000, 550 ऐसे नहीं दिखेगा, इतने की ही डिनोमिनेशन में आपको बॉन्ड दिखेगी। ओके, और जो भी मतलब मैंने बताया कि आप अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को जाके पैसे दे सकते हो, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकते हो, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर में रजिस्टर्ड है और उनको लास्ट जो भी जनरल इलेक्शन हो रखा है, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हो चुका है, उनको अगर कम से कम 1% वोट मिला हुआ है ना, तभी वो वैलिड है। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी को आप पैसे दे सकते थे, अब तो हट गई, अब नई मैकेनिज्म लाएगी गवर्नमेंट। चलो देखते हैं क्या लाती है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं जो बॉन्ड आया, मैं बोल रही हूँ बार बार, आप जाके डाटा देखना। इनफैक्ट जो भी डाटा आती है ना मिनिस्ट्री की, कोई भी गवर्नमेंट की, PIB वगैरह, मतलब मन नहीं लगता ना, फिर भी जाके देखते रहो, अच्छा लगता है। तो ये जो डाटा आई थी उस डाटा के अकॉर्डिंग ये जो फ्यूचर गेमिंग ये है ना, इनको सबसे ज्यादा मिला है, और पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे ज्यादा जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है BJP उनको मिला है। ठीक है, चलो ठीक है, ये मेघा बहुत न्यूज में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुल्फ ऑफ टोंकिन, ये भी न्यूज में है, मैं बता दूंगी कि किस कंटेक्स्ट में है और क्यों न्यूज में है, तो आप आराम से ऑप्शन बता दोगे, बताऊंगी पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। गुल्फ ऑफ टोंकिन ये न्यूज में है, किस 2 कंट्री के बीच में लोकेटेड है? टोंकिन की खाड़ी, बताओ। जो भी कंट्री न्यूज में होगा, हो सकता है उसी में हो, इस हिसाब से तो रशिया यूक्रेन हमेशा ही न्यूज में रह रहा है, बट गुल्फ वहां पे कहाँ से? नहीं, गुल्फ ऑफ टोंकिन वहां नहीं है। चलो, तो ये कहाँ है? ऑप्शन बताऊं या फिर थोड़ा सा हिंट देती हूँ। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि एक कंट्री ने क्लेम पुट किया है कि ये जो गुल्फ ऑफ टोंकिन है, यहाँ से हम अपनी बेस पॉइंट स्टार्ट करेंगे। कौन करता है ऐसा? चाइना करता है, चाइना और वियतनाम। तो चाइना और वियतनाम के बीच में है गुल्फ ऑफ टोंकिन। चाइना और ताइवान को भी लेके हमने पढ़ा था कुछ टाइम पहले, क्या पढ़ा था, किसके बारे में जाना था? बहुत इंपॉर्टेंट होगा बाबू, फॉर्मोसा स्ट्रेट। ठीक है, इसको ताइवान स्ट्रेट भी कहते हैं। कहाँ लोकेटेड है? चाइना और ताइवान के बीच में लोकेटेड है। और अभी पढ़ा गुल्फ ऑफ टोंकिन, जो चाइना और वियतनाम के बीच में है। बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। कहने को करंट अफेयर की क्लास रहती है, करंट अफेयर्स भी डील करते हैं, बट जो भी चीजें न्यूज में रहती है उसका स्टैटिक पोर्शन निकाल के भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो बिल्कुल आराम से, मुझे लगता है कि अगर आप आराम से एग्जाम तक ये सेशन अगर चलते रहता है और आप देखते रहोगे तो अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है, हर एक एस्पेक्ट कवर कर रहे हो। और ज्योग्राफी वगैरह में स्टैटिक क्वेश्चंस पूछते हैं, बट जो ये लोकेशन बेस्ड न्यूज होता है ना, ये भी बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है। तो गुल्फ ऑफ टोंकिन क्यों न्यूज में है? क्योंकि चाइना ने न्यू बेस पॉइंट डिक्लेयर किया है और कहा है कि यहाँ से, गुल्फ ऑफ टोंकिन से। ठीक है, ये हमेशा डिस्प्यूटेड रहा है, लेकिन बीच में 10-15 साल पहले 2004 के टाइम में इन दोनों के बीच में फ्रेंडली एग्रीमेंट हो गया था, चाइना और वियतनाम के बीच में। और तब से कुछ वैसा नहीं हो रहा था, बहुत आराम से दोनों रह रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर अचानक से चाइना ने इस तरह का क्लेम पुट कर दिया, तो वियतनाम भी घबरा गया है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनके सॉवरेनिटी का वायलेशन कर रहा है कौन? चाइना, जो हमेशा करते आता है। तो गुल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ है? बिटवीन वियतनाम जो यहाँ पे है और ये चाइना, ये है गुल्फ ऑफ टोंकिन। इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। वियतनाम वार के बारे में जानते हो? बिल्कुल जानते होंगे। तो गुल्फ ऑफ टोंकिन वैसा एरिया है जहां से ये वॉर इनिशिएट हुआ था। हुआ क्या था कि वियतनाम के शिप्स के द्वारा 2 बंदूक के गोले दागे गए थे अमेरिकन शिप्स पे, और अमेरिकन शिप के जो नेवी थे, जो आर्मी थे, उन्होंने अमेरिका को कॉल किया और कहा कि वियतनाम वाले गोली दे रहे हैं, गोली मार रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका ने बोला वॉर स्टार्ट कर दो। फिर बाद में वो जो जिन्होंने फोन किया था उन्होंने बोला कि देखिए हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने गोली नहीं दागी है, ये ना बारिश की थंडर की आवाज होगी, और शायद वो ही था। बट उसके चलते पूरा एक वियतनाम वॉर स्टार्ट हो गया। कहाँ? गुल्फ ऑफ टोंकिन। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी कैरी करता है गुल्फ ऑफ टोंकिन। ओके, चलो ये एक्स्ट्रा ऐसे इंटरेस्टिंग के लिए दे दिया, एग्जाम में नहीं आएगा बट याद रहेगा आपको कि गुल्फ ऑफ टोंकिन इस चीज से रिलेट करके याद रखो कि कहाँ है वियतनाम, और वियतनाम आएगा चाइना आ जाएगा। चलो ठीक है, साउथ चाइना सी क्या है? चाइना के साउथ में जो सी है उसको साउथ चाइना सी कहते हैं। 1947 में चाइना ने अपना मैप निकाला और कहा 9 डैश लाइन, और कहा कि 9 डैश लाइन के अंडर में जो भी आ रहा है वो मेरा है। किसने कहा? चाइना ने कहा 9 डैश लाइन। ये देखो, ये है 9 डैश लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डैश लाइन चाइना ने क्लेम किया कि इसके अंडर में जो भी वाटर बॉडीज आ रही है, जो भी आइलैंड आ रहा है, जो भी आ रहा है वो क्या है? मेरा है, ऐसा चाइना ने कहा। और ये जो 9 डैश लाइन है देखो ना कितना लंबा है,
90% जो भी साउथ चाइना सी का है ना, ये 9 डैश लाइन के अंडर में आ जा रहा है। जब भी कोई आइलैंड होता है और दो नेबरिंग कंट्री होती है उसके बीच में आती है तो ओवरलैपिंग हो जाता है, तो आपस में भेद वो होने लगता है कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है। बट चाइना को देखो, यहाँ चाइना है और यहाँ पे स्पार्टली आइलैंड है, फिर भी क्लेम पुट करता है। बहुत लंबे एस्पिरेशंस हैं चाइना के। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेगा 9 डैश लाइन, साउथ चाइना सी, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, ताइवान कोने में रहता है भूलना नहीं, फिलीपींस हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया, ये सारा क्या है? बॉर्डरिंग कंट्रीज है साउथ चाइना सी के, ठीक है। चलो, डिस्प्यूटेड जो भी आइलैंड है यहाँ पे आती है, वैसे तो बहुत सारे आइलैंड्स है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 याद रखो, इनफ होगा। पार्सल आइलैंड, स्पार्टली और स्कारबोरो आइलैंड। चाइना ताइवान तीनों में कॉमन है, अलग क्या है? तो स्पार्टली आइलैंड में फिलीपींस और मलेशिया आता है और स्कारबोरो में फिलीपींस आ जाता है, बाकी चाइना ताइवान तीनों में कॉमन है। ये हो गया स्कारबोरो, पार्सल, स्पार्टली, ये ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था फॉर्मोसा स्ट्रेट, जिसको ताइवान स्ट्रेट भी कहते हैं, यहाँ पे है, जो चाइना और ताइवान के बीच में कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी को। आगे जाओगे तो ये बन जाएगा ईस्ट चाइना सी को से, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ा? गुल्फ ऑफ टोंकिन, ये रहा गुल्फ ऑफ टोंकिन। बहुत ज़्यादा भसड़ मची रहती है, कुछ टाइम पहले ही हमने पढ़ा था, फिलीपींस और चाइना के जो कोस्ट गार्ड शिप थे आपस में टकराए थे, याद है? बिल्कुल याद होगा। तो फिर अब वो पढ़ा था, फिर वियतनाम का भी आ गया। हमेशा ये न्यूज़ में आती ही रहता है साउथ चाइना सी, कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतनी भसड़ मची हुई, क्यों सारे कंट्रीज अपना क्लेम पुट कर रहे हैं? क्योंकि एक्सटेंसिव ऑयल एंड गैस रिजर्व है, जहाँ एनर्जी सिक्योरिटी की बात आती है तो सारे आ जाते हैं ना, और एट द एंड इट्स ऑल अबाउट मनी मनी। चलो ठीक है, 55% जो भी इंडिया का ट्रेड है यहाँ से होकर गुजरता है, और वर्ल्ड का 21% कहाँ से? साउथ चाइना सी से। बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे पुट है ये। कहाँ? क्या? साउथ चाइना सी। और ये फिश वाला सेक्टर पहले ही पढ़ा रखा है, क्यों पढ़ाया था? साउथ चाइना सी को हमने इन्वायरमेंट पॉइंट से लिंक किया था और कहा था कि जो साउथ चाइना सी है सारे क्लेम पुट कर रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि मेरा है। जो फिशरी सेक्टर है, जो फिशरमैन है, ओवर फिशिंग कर रहे हैं आराम से, और इसके चलते क्या हो रहा है? बहुत सारे एक्वेटिक मराइन क्रिएचर है वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। कहाँ? साउथ चाइना सी में। लिंक कर दिया ना साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट को इन्वायरमेंट से। चलो, जो भी क्वेश्चंस डेवलपमेंट निकल के आएंगे आराम से कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उतना ही इंटरेस्टिंग भी है साउथ चाइना सी। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया है ऑप्शन में ही, आराम से एलिमिनेट कर दोगे। कहाँ पे है एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड? क्या करेंगे? मॉनसून्स जो भी है, एटमॉस्फेरिक मॉनसून्स है, कैसा चल रहा है लैंड का और सी का ब्रीज कैसा चल रहा है, हर एक चीज़ को, हर एक एंगल को पढ़ेंगे। सॉइल वगैरह के बारे में जानेंगे कि कितना मॉइस्चर कंटेंट चल रहा है, जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे रिसर्च होगी। सेंट्रल इंडिया में है, कौन से स्टेट में है बताइए? वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण, ARTCI, बताइए किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने किया है। कुछ टाइम पहले मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को लेके हमने एक पढ़ा था, किसकी नोडल मिनिस्ट्री थी ये? समुद्रयान की, है ना? कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था हमने। समुद्रयान 6000 मीटर डीप सी एक्सप्लोरेशन करेंगे थ्रू मत्स्य 6000, बिल्कुल जितना ही इजी है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। समुद्रयान किसकी नोडल मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की, और उन्हीं के मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड। कहाँ? सेंट्रल इंडिया में। एक ही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इन्होंने इनॉग्रेट किया है क्या? एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड। क्या करेगा? जो भी कन्वेक्शन वगैरह हो रहे हैं, सॉइल मॉइस्चर है, पेरिसिपिटेशन है, उसके बाद जो भी मॉनसून्स का कन्वेक्शन है, हर एक चीज को पढ़ेगा। क्या? ये ओके। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। न्यू दिल्ली को लेके क्या पढ़ा था? इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर कमांड सेंटर। कहाँ बना है? इनॉग्रेट हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर कमांड सेंटर। चलो ठीक है। महाराष्ट्र को लेके कल पढ़ा था हमने, निकल नहीं परसों पढ़ा था कि महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है जो जम्मू कश्मीर में अपना खुद का स्टेट भवन बनाएगा। कौन बनाएगा? महाराष्ट्र, पहला ऐसा स्टेट। और राजस्थान को लेके क्या पढ़ा था हमने? राजस्थान को लेके पढ़ा था हमने, उनको जाना था उनके सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में, जिसको कहते हैं ओराओं।
क्या कहते हैं, ओराओं कहते हैं। और क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ के राजस्थान के गवर्नमेंट ने ओराओं को डीम्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो वहाँ के जो भी लोकल हैबिटेट हैं, जो भी लोकल लोग हैं, उनको नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि सेक्रेट ग्रुप्स है, उनका जो भी लाइफ का लाइवलीहुड है इसी पे डिपेंड करता है, इसी सेक्रेट ग्रुप से डिपेंड करता है। किस पे, ओराओं पे, जो सेक्रेट ग्रुप है राजस्थान की। बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए, ओके, बोर नहीं होना है। पढ़ाई तो वैसे भी बोरिंग होती है, किसी का पढ़ने का मन नहीं करता, पर जबरदस्ती पढ़ना होता है, क्योंकि अच्छा पढ़ना है, अच्छा करना है। सागर परिक्रमा यात्रा, बट मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत लोगों को मन नहीं करता होगा। इंटरेस्टिंग, अगर पढ़ने लग जाओगे ना, जबरदस्ती 5-6 दिन लगातार पढ़ लो तो फिर इंटरेस्ट भी आ जाएगा। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, कैसे नहीं इंटरेस्ट आएगा। चलो, सागर परिक्रमा यात्रा, यात्रा है, क्या करेंगे इसमें, जाएंगे और जो फिशरमैन हैं उनकी जितनी भी परेशानियां हैं, उनकी जितनी भी इश्यूज हैं, उनको देखेंगे, समझेंगे, उनको अवेयर करेंगे कि उनसे रिलेटेड जितनी भी स्कीम आ रही है उसके रिगार्डिंग अंडर सागर परिक्रमा यात्रा। और जब स्कीम समझा दी तो आप मिनिस्ट्री भी बता दोगे, जी हाँ ये है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, मत्स्य पालन पशुपालन मंत्रालय के अंदर में ये आता है। क्या करेंगे सागर परिक्रमा में, समझेंगे उनके इश्यूज क्या है, उनके एस्पिरेशंस क्या है, अवेयरनेस करेंगे क्रिएट की कितनी भी स्कीम है उसके रिगार्डिंग। फैक्चुअल है बट इंपॉर्टेंट होगा कि ग्लोबली फिशरी सेक्टर में हमारा 8% का कंट्रीब्यूशन है और इंडिया 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। कितना, मतलब तीसरे नंबर पे इंडिया आती है जब फिश प्रोड्यूसिंग की बात आती है, और ग्लोबली हम 8% कंट्रीब्यूट करते हैं। और क्या पढ़ा, सागर परिक्रमा के बारे में जाना, किसकी नोडल मिनिस्ट्री की है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत बार रिवीजन करेंगे। खैर मुझे नहीं लगता इस मिनिस्ट्री को बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, समझ में आ जा रहा है। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज कल ही पढ़ा था, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन प्रोग्राम। क्या करेंगे, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको प्रमोट करेंगे अंडर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम। किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की है, भारी उद्योग मंत्रालय की है। चलो ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स को लेके क्या पढ़ा है, रिवैम्प फार्मास्यूटिकल अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस स्कीम। ठीक है, क्या है, रिवैम्प फार्मास्यूटिकल अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंस स्कीम। क्या करेंगे इसके अंदर, 1-2 साल पहले आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि गैम्बिया के कुछ बच्चे, इंडिया का जो बना हुआ कफ सिरप था उसको पीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और यूएस ने भी क्लेम किया है कि जो इंडियन मेडिसिन होते हैं वो उतने अच्छे स्टैंडर्ड्स के नहीं होते हैं। तो इस तरह के इश्यूज आ रही थी, तो इसी को समझने के लिए और इसी से उठने के लिए, इसी को सॉल्व करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, जिसकी नोडल मिनिस्ट्री है। यह लाया गया डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। कौन सी स्कीम, ये वाली स्कीम। ठीक है, रिवैम्प फार्मास्यूटिकल अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंस स्कीम। क्या करेंगे इसमें, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेडिसिन की, पहले एमएसएमई करते थे, अब हम बियॉन्ड एमएसएमई जाएंगे। जो भी स्मॉलर लेवल की जो भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर सके अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने क्या किया, बहुत बार पढ़ लिया बाबू, इसरो के साथ कोलैबोरेट किया और बोला क्या है कि क्या है, 80 ट्राइबल विलेज में हम क्या डिप्लॉय करेंगे, वीसैट डिप्लॉय करेंगे ताकि कनेक्टिविटी बन सके। किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसरो के साथ मिलकर किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, इनकी पहली इंटरनेशनल ऑफिस बनी है किसी कंट्री में, कहाँ पे बनी है, आसाम बेस्ड है ये रिफाइनरी। इनकी ओवरसीज ऑफिस बनी है, पहली इंटरनेशनल ऑफिस बनी है, बताइए। असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी, इनका पहला विदेशी कार्यालय खोला गया है, किस देश में खोला गया है ये बताइए, आराम से टिक कर लोगे। ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं, बांग्लादेश। देखो बाबू, लेकिन एग्जाम में ना ऐसे नहीं पूछेंगे, एग्जाम में रहेगा बांग्लादेश, नेपाल, फिर जो भी आपके नेबरिंग कंट्रीज है, मालदीव्स तो नहीं रखेंगे अभी फिलहाल, नहीं मालदीव्स भी रख सकते हैं, म्यांमार नहीं रखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस नहीं रहेंगे जो आप आराम से एलिमिनेट कर लो। यहाँ पे मेरा इंटेंशन आपका रिवीजन करवाना है। तो ऑब्वियसली बांग्लादेश नुमालीगढ़ ने अपनी पहली इंटरनेशनल ऑफिस खोली है, जो असम बेस्ड रिफाइनरी कंपनी है। कौन, नुमालीगढ़। कहाँ खोला है, ढाका, बांग्लादेश में खोला है। ठीक है, बेलारूस को लेके पढ़ा था, इनके फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं यहाँ पे और उन्होंने कहा है कि इंडिया लाइकली स्टार्ट करेगा यूरेशियन का जो भी उनका इकोनॉमिक कॉरिडोर है उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाइकली टू स्टार्ट करेगा। अभी कुछ हुआ नहीं, नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ है, बहुत टाइम लगते हैं इस तरह के एग्रीमेंट आने में। तो हमने जाना था
यूरोसियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? 5 कंट्रीज आती है। बेलारूस तो खुद रहता ही है इसमें, उसके अलावा इसमें है अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, रशिया और खुद बेलारूस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये 5 मिलके बनाते हैं और इन्हीं के साथ इंडिया हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे। अभी स्टार्ट हुआ है नेगोशिएशन। क्यों? क्योंकि बेलारूस के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए हुए हैं। कहाँ? हमारे यहाँ आए हुए हैं, इंडिया में आए हुए हैं। बांग्लादेश का लेके पढ़ लिया, यूएस को लेके हमने कल पढ़ा था। क्या किया है बैन इन्होंने? टिकटॉक बैन किया है। बहुत पहले हमने किया है, चलो ठीक है, इन्होंने देर किया पर देर है दोस्त है। साउथ कोरिया को लेके बहुत ही सुंदर सी चीज जानी थी हमने। क्या जाना था? कि इनका एक AI बेस्ड डॉल है जिसका नाम है हायोडॉल। ओके, क्या करेगा ये हायोडॉल? ये जो भी एडल्ट हैं जो डिमेंशिया से पीड़ित हैं उनको कंपनी प्रोवाइड करेगा, उनकी नॉलेज को मिटाएगा। इसके अलावा ये जो हायोडॉल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, तो सारा डाटा रिटेन करेगा रिगार्डिंग द पेशेंट, उनकी मेडिकेशन, हर एक चीज प्रोवाइड करके रखेगा, उनकी जितनी भी जानकारियां हैं उनको रखेगा ताकि वो अकेलापन ना फील कर सके। कौन? डिमेंशिया पीड़ित एडल्ट। जो डिमेंशिया जिनको हुआ रहता है उनको 24/7 पर्सनल असिस्टेंस की जरूरत होती है और ये हायोडॉल वो चीज पूरा करेगा। चलो, किसने किया? साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने अपने 7,000 हॉस्पिटल में इस तरह के डॉल डिप्लॉय किए हैं। बताओ, दिल्ली ग्रामोदय अभियान ये अभी इनॉग्रेट किया है हमारे मिनिस्टर ने। किसने किया है? क्या करेंगे ये? जो भी अर्बन विलेज है ना उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करेंगे अंडर दिल्ली ग्रामोदय अभियान। किसने किया है? बहुत इजी होगा, जल्दी बताओ। जितने भी मिनिस्टर्स हैं हमने उनके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। चलो, ये क्या है? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। ठीक है, अमित शाह जी ने क्या किया है? इनॉग्रेट किया है दिल्ली ग्रामोदय योजना। इसके अंतर्गत पाइपलाइन, नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे विलेजेस में। ठीक है, इंप्रूव करेंगे रूरल कम्युनिटीज अंडर दिल्ली ग्रामोदय अभियान। नाम दिल्ली आ रहा है तो ये नहीं सोचना कि स्टेट की स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल स्कीम है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान किसने इनॉग्रेट किया? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। चलो, अनुराग ठाकुर जी ने क्या किया था अभी हाल ही में लॉन्च? कीर्ति प्रोग्राम। क्या करेंगे कीर्ति प्रोग्राम के अंडर में? बच्चे को पकड़ेंगे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और उनको उनका टैलेंट पहचानेंगे और उसको स्पोर्ट्स में ढकेलेंगे ताकि उनका एडिक्शन जो है ड्रग्स को लेके कर्व कर सकें और जो भी गैजेटरी उनका अगर मतलब मोबाइल वगैरह को लेके जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसको भी कम करेगा, उसको काउंटर करेगा कीर्ति प्रोग्राम। उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट, उनकी रुचि बढ़ाएगा अंडर कीर्ति प्रोग्राम। किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया। अर्जुन मुंडा जी ने क्या किया था? अभी पढ़ा था, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर कमांड सेंटर यूनिट कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था और इसका इनॉग्रेशन भी क्या किया था? किसने किया था? अर्जुन मुंडा जी ने किया था। RK सिंह जो हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं, इन्होंने वीरेंद्र कुमार के साथ मिलकर क्या किया था? इनॉग्रेट मध्य प्रदेश में सोलर पावर प्लांट भितरवा के अंदर में इनॉग्रेट किया था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ किसने एग्रीमेंट साइन किया है? इनमें से क्या? वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए। चलो, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ इन्होंने समझौता साइन किया है। किसने किया है आपका क्वेश्चन है, ताकि महिलाओं का आत्मनिर्भर बन सके, महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ रिलायंस बन सके। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इस तरह की एग्रीमेंट साइन की है। इनमें से किन के साथ की है? आराम से, बहुत इजी, जयपाल। तो ये जो जयपाल है जिसको कहते हैं अब्दुल लतीफ जामील पोवर्टी एक्शन लैब, ये साउथ एशिया की लैब है, इन्होंने साइन किया है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ कि जो भी रूरल एरियाज में वुमेन है उनका इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, जेपाल क्या है? ग्लोबल रिसर्च सेंटर दैट वर्क्स ऑन पोवर्टी इश्यूज। ठीक है, जेपाल। दम नहीं डरना है, बहुत बार रिवीजन करेंगे। अभी जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, हर एक ऑप्शन को बहुत बार रिवीजन कर रखा है, मतलब 4-5 बार तो कर ही लिया होगा, है ना। IIT दिल्ली के साथ रूरल मिनिस्ट्री ने ही MOU साइन किया था। क्यों किया था? डील साइन किया था। क्यों किया था? भूप्रहार होता है ना, हाँ, भूप्रहार। तो इसी के अंडर हम मनरेगा के जो वर्कर्स हैं उनको टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, रूरल डेवलपमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर सके, डेवलप कर सके। किसने किया है? IIT दिल्ली ने रूरल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ऐसा किया है। करेंगे, अभी डील साइन हुई है। टेलीकम्युनिकेशन को हमने क्या पढ़ा था? इन्होंने एक पोर्टल स्टार्ट किया था, चक्षु पोर्टल। क्या था चक्षु पोर्टल? जो भी आपको फ्रॉड वाले कॉल आते हैं ना, हाँ, तो अगर आते हैं तो यहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। किसकी है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की। कौन सी पोर्टल? चक्षु पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को लेके क्या पढ़ा था हमने? ई किसान उपज निधि। क्या था?
जो भी लॉजिस्टिक कोर्स है, जो भी हमारा जो किसान का स्टोरिंग फैसिलिटी है उसको कन्वीनियंट बनाए, उनको रीचेबल बनाए अंडर ई किसान उपज निधि जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की। चलो आराम से कर लिया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जेपाल जो एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर है पोवर्टी इश्यूज को ठीक करने के लिए उनके साथ डील साइन की है, एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि वुमेन का जो भी रूरल वुमेन है उनका इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, उनको सेल्फ रिलायंट बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन का है, इन्होंने इनमें से किसके साथ मिलकर एक पहली बार ऐसा डाटा रिलीज किया है जो बताएगा कि हमारा जो भी फिशरी सेक्टर है, लाइफ स्टॉक सेक्टर है, उसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की क्या दशा दुर्दशा हो रखी है, जिसका नाम दिया इन्फार, इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरी एंड एनिमल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, इन्फार इस तरह की रिपोर्ट पहली बार आई है जहां पे बताया जाएगा कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारे लाइफ स्टॉक वगैरह में फिशरी सेक्टर में कितना हद तक जा चुका है, कितना डेवलप हो चुका है। इस तरह की रिपोर्ट आई है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ मिलकर किसके सहयोग से इस तरह की रिपोर्ट जारी की है, ये आपका क्वेश्चन है। किया था कल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इन्होंने मिलकर निकाला है क्या, इन्फार रिपोर्ट। ठीक है, क्या रिपोर्ट निकल के आई, इसमें क्या बातें कही गई, ये क्या करेंगे, ये मॉनिटर करेंगे जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है जो डेवलप हो चुका है ऑलरेडी एक्वाकल्चर और वेटरनरी सेक्टर्स में, बट कितना हुआ है, किससे रिगार्डिंग हुआ है, वो की पॉइंट्स जानेंगे, इंपॉर्टेंट होगा कि फाइटिंग क्या है। स्टेफ्लोकोकस रेजिस्टेंस हो चुका है पेनिसिलिन के रिगार्डिंग, फिर हाई रेजिस्टेंस देखा गया इकोलाई और स्टेफ्लोकोकाई के अंडर में, और इसमें ये भी बात आई कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड और कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग है ना, उसमें सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स का यूज होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत आराम से जानेंगे। सी एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक्स दवा खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, बट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। क्यों, ज़्यादा खाने लगेंगे ना, मान लो हर बात पे हम जाके एंटीबायोटिक्स लेने लग गए तो हमारा बॉडी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आप कितना भी एंटीबायोटिक खा लो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है बॉडी को। कहते हैं ना कि इतना मार दो कि दर्द थप्पड़ इतना मार इतने चपाटे पड़ गए कि अब डर ही नहीं लगता है लात खाने से। तो वही बात हो गई, एंटीबायोटिक कितना खा लिया कि अब जो इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उसको डर ही नहीं, बैक्टीरिया को डर ही नहीं लग रहा है। यही हो गया AMR। क्यों हो रहा है, बहुत ज्यादा इरेशनल यूज ऑफ कंजम्पशन ऑफ एंटीबायोटिक। इसको लेके हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और जाना था केरला के अमृत प्रोग्राम के बारे में। क्या था ये अमृत प्रोग्राम, ओवर द काउंटर सेल जो एंटीबायोटिक्स के कर रहे हैं जो भी मेडिसिन शॉप, उसको रोकेगा, रेड मारेगा कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप दवा नहीं दे सकते। अंडर अमृत प्रोग्राम किसकी थी, ये केरला की थी। ठीक है, चलो ठीक है। अब आप कहोगे कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं दवा नहीं खाता, मुझे AMR नहीं होगा। मछली खाते हो ना, अंडे खाते हो ना, चलो ठीक है। अब आप कहोगे कि नहीं मैं मछली अंडे नहीं खाता हूँ, दूध पीते हो ना, तो हमारे कैटल्स को मिल रहा है एंटीबायोटिक, जब भी उनको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक्स को दे रहे हैं, तो उसके थ्रू मिल्क में आ रहा है और मिल्क आपके में जा रहा है, हो गया AMR डेवलप, बिल्कुल हो गया। अब आप कहोगे मैं वीगन हूँ, तो बेटे क्या होता है ना, जो काऊ डंग होता है, हाँ, तो वो यूज होता है प्लांट में। ठीक है, खाद की तरह यूज करते हैं, प्लांट में जाता है, प्लांट से फिर आप में जाता है। अब ये नहीं कह सकते कि मैं खाना ही नहीं खाता, कोई नहीं बचा हुआ है। ठीक है, AMR से तो थोड़ा सा इसको हमें कम करना है। जो ये केरला प्रोग्राम है ना, केरला की जो प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम को कंडक्ट करवाना है ताकि चलो कम से कम डायरेक्ट यूसेज जो है एंटीबायोटिक्स की वो कम कर सके। CACP रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी बताओ क्या पढ़ा है हमने इसके रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये MSP बहुत न्यूज में था, रिकमेंड करता है कौन, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, बट रिकमेंड करता है सिर्फ, और फाइनल डिसीजन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से अभी पढ़ा। ओके चलो, एक और डेवलपमेंट हमने पढ़ा था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, क्या कि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम का। उन्होंने मैंडेटरी किया था कि मनरेगा के अंतर्गत जो भी काम कर रहे हैं उनको अपना जॉब कार्ड लिंक करवाना है आधार कार्ड से, तब उनकी सैलरी मिल पाएगी उनको। ठीक है, हर एक एंगल जाना था ABPS के सिस्टम के बारे में, फिर से नहीं बताऊंगी, बहुत टाइम चला जाएगा, प्लेलिस्ट में जाना मिल जाएगा। चलो, तो किसने मैंडेटरी किया था, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल है, फर्स्ट ऑयल प्रोसेसिंग मिल, सेल्फ रिलायंस बनेंगे हम, आत्मनिर्भर बनेंगे अंडर मिशन पाल्म ऑयल। हम बहुत हैवीली इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल। ठीक है, मलेशिया के साथ इसके चलते हमारा रिलेशन भी खराब हुआ था एक बार मलेशिया का, तो मलेशिया वालों ने बोल दिया था कि हम नहीं देंगे पाम ऑयल। तो तब हमने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, मत दो, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो उसी के अंतर्गत
फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट किया है हमने, कहाँ किया है? हमारे मोदी जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था। दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पढ़ा था कुछ दिन पहले, हमने पढ़ा था कि दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और दिबांग नदी जो ब्रह्मपुत्रा पे आती है वहाँ पे है, और हमारे मोदी जी ने वहाँ पे उसका इनॉग्रेट किया। तो जब वो उन्होंने दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया था ना, तब उसके साथ में भी उन्होंने ये भी इनॉग्रेट किया। और कहाँ होगा ये? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ लिया। मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं ना, आप दिमाग में मैप बनाते चलो ऐसे 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 ऐसे, और जो जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो जो इनॉग्रेशन कर रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट होगा, एकदम जानना है। ठीक है, तो हमारे मोदी जी गए थे। ये जो मिशन है, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स, इसके अंतर्गत ये स्टार्ट हुआ है। 2021 में लॉन्च हुआ था ताकि हम पाम ऑयल की कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सके, डिपेंडेंसी कम कर सके। फोकस इसका नॉर्थ ईस्ट पे था, और हमारे इंडिया में 98% जो है ना पाम ऑयल, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला यहाँ से होके आता है। ठीक है, 98% जो भी हमारा पाम ऑयल है इन तीनों से आता है। और ये है मिशन पाम ऑयल का मिशन, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स। ये आया था 2021 में। नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल फोकस मिलेगा और अंडमान और निकोबार को भी। ठीक है, ये नाइसी ट्राइबल अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, नाइसी ट्राइबल। तो ये जो हेडगियर है ना, ये इनका हेडगियर है किसका? नाइसी ट्राइबल का, अरुणाचल प्रदेश का है। तो कल्चरल वैल्यू को हमारे मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं। ये जो टोपी पहना हुआ है, ये नाइसी ट्राइबल का हेडगियर है जो अरुणाचल प्रदेश का है। तो याद रखना, नाइसी ट्राइबल, अरुणाचल प्रदेश। यूपीएससी वाले ये काम करते हैं। ठीक है, वो बहुत बारीकी से देखते हैं, फिर आ जाता है एग्जाम में, लगता है कि यार हरियाणा क्या किया था? कुरुक्षेत्र में इनॉग्रेट किया था हमारे मोदी जी ने। हाँ, कुरुक्षेत्र में हमारे मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था ज्योतिसार अनुभव केंद्र। ये महाभारत थीम्ड म्यूजियम थी। 3D जितने भी महाभारत रिलेटेड प्रोटैगनिस्ट हैं उनका म्यूजियम में स्टैच्यूज बना हुआ था, स्टोरी शोकेस किया गया था। कहाँ? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में ज्योतिसार अनुभव केंद्र। चलो ठीक है, केरला में क्या इनॉग्रेट किया था? फेरी बोट। ठीक है, फेरी बोट इनॉग्रेट किया था हमारे मोदी जी ने, जो पहली बार ऐसा हुआ है इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन के द्वारा संचालित हो, चलती हो फेरी बोट। कहाँ क्या? केरला में क्या वर्चुअली इनॉग्रेट किया था। और गुजरात कोचरब आश्रम, ये डेवलप हुआ है और इसका इनॉग्रेशन हमारे मोदी जी ने किया था 1915 में। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो उन्होंने पहली आश्रम कोचरब आश्रम बनाई थी। ठीक है, जहां है गुजरात में है। चलो, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मम्स। ये न्यूज में देखा गया है, क्या है ये बताओ? मम्स आराम से बता लोगे, बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत छोटा सा चीज है। नहीं, छोटा सा चीज नहीं है, मतलब ऑप्शन में। ऐसे तो बहुत भयंकर बीमारी है, केरला में बहुत ज्यादा फैली हुई है, बहुत सारे बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं। जी हाँ, ये वायरस है, वायरल डिजीज है। ठीक है, जो एक वायरस से फैलती है, और उस वायरस का नाम है पैरामिक्सोवायरस। ओके, कंटाजिनस डिजीज है जो कॉज करता है मम्प वायरस से। मम्प्स एक वायरस है जिसको हम पैरामिक्सोवायरस भी कहते हैं, और ये इसका जो होस्ट होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी ज्यादा रहती है तो आराम से फैल जाता है। कंटाजिनस डिजीज है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। क्या होता है? जो पैराटॉइड ग्लैंड होती है वो फूल जाती है। ठीक है, तो पेन होने लगता है, फीवर आने लगता है, ये प्राइमरी सिम्टम है। अनट्रीटेड रहेगा तो ब्रेन में भी स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। और केरला में 10,000 से ज्यादा बच्चे अफेक्टेड हो गए हैं, किससे? मम्प्स डिजीज से। चलो, पैरेट फीवर को लेकर हमने पढ़ा था, सिटकोसिस कहते हैं। और पैरेट फीवर अभी हाल में ही यूरोप में 5 लोगों की मृत्यु देखी गई है। इससे किससे? पैरेट फीवर से। ठीक है, एलेक्स का पॉस पैरेट फीवर है, पैरेट में होता है, बर्ड्स में होता है। और जो भी ऐसे इंसान, स्पेशली जो बर्ड वॉचर हो गए या फिर वेटरनरी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल है पैरेट फीवर के। अलेक्सा पॉस, अलास्का में पहली बार देखी गई मृत्यु, वायरल फीवर है। अलेक्सा पॉस एक वायरस से फैलता है। कहाँ? अलेक्सा में देखा गया। मलेरियल वेक्टर, बताओ मलेरिया के रिगार्डिंग क्या पढ़ा था? याओंडे डिक्लेरेशन। क्या था याओंडे डिक्लेरेशन? 11 अफ्रीकन कंट्रीज ने साइन किया ये डिक्लेरेशन और कहा कि हम मलेरिया से होने वाली जो भी डेथ है उसको रोकेंगे, एलिमिनेट करेंगे। किसके अंडर? याओंडे डिक्लेरेशन के अंडर। ठीक है, तो ये मलेरिया से रिलेटेड है। वेक्टर मैंने ऐसे ही ऑप्शन बनाने के लिए दिया, सीधे मलेरिया तो नहीं लिख सकती थी ना, अब मम्स रहता, मलेरिया रहता तो आराम से आप कर लेते, तो इसलिए मलेरियल वेक्टर लिख दिया था। चलो ठीक है,
यॉन्टे डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी पढ़ा मम्स के बारे में, क्या है, वायरस है, पैपामॉक्सी वायरस से फैलता है। ओके चलो हो गया, लास्ट क्वेश्चन था। तो ये था आज का सेशन, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।